चले बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 5.6 न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ में आगे बढ़े इससे पहले जरा एक्सटर्नल फोर्स के बारे में एक बात समझ लीजिए। देखिए, किसी भी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो अदर बॉडी से ही लगता है। मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज अराइजिंग ड्यू टू सम अदर बॉडी। ये बात आप सोच के देखिए, अगर आप टेबल के ऊपर फोर्स लगाते हो तो आपने एक अदर बॉडी के तौर पे टेबल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, राइट। आप कोई भी केस देख लीजिए तो एक्सटर्नल फोर्स जो है उस बॉडी पे कोई दूसरी बॉडी हमेशा लगाती है। जैसे कि इवन हम जब चलते हैं तो हमारे ऊपर जो फोर्स लगता है वो भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उसी से हम चलते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हम हमारे फोर्स की वजह से चल रहे हैं, दरअसल ऐसा नहीं होता। ये बात सही है कि आप अपने पैरों से जमीन के ऊपर फोर्स लगाते हो, लेकिन आप जो आगे बढ़ते हो वो उस फोर्स से नहीं है। दरअसल होता यह है कि जब आप जमीन के ऊपर फोर्स लगाते हो तो जमीन से आपको एक बैक फोर्स या फिर कहें कि रिएक्शन फोर्स लगता है और उसी वजह से आप आगे बढ़ते हो। ये जो रिएक्शन फोर्स लगता है वो दरअसल फ्रिक्शन है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जो आगे बढ़ते हैं, हम जो चलते हैं, वो हमारे ऊपर जमीन की वजह से लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। अब एक ऑब्वियस सा सवाल ये होता है कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो क्या दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है? इसका भी आंसर है हाँ। देखिए, इसके लिए हम ये स्प्रिंग वाला एग्जांपल जरा समझते हैं। देखिए, ये स्प्रिंग अभी नॉर्मल कंडीशन में, इसके ऊपर कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं है। अब आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो, ऐसे दोनों साइड से आप ऐसे फोर्स लगाते हो और इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हो, ठीक है। इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं, लेट अस से एफ। सपोज कि आपने हाथों से, अपनी उंगलियों से ये फोर्स दोनों साइड से लगाया, तो आप महसूस कर पाते होंगे कि उसी वक्त ये स्प्रिंग भी आपको बाहर की ओर ऐसे फोर्स लगा रही हो। ऐसा आप महसूस कर सकते हो अपनी फिंगर्स पे। आपकी फिंगर्स को ये स्प्रिंग इस तरफ बाहर की ओर फोर्स लगाती है। ये मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देखिए, ये स्प्रिंग इस तरफ ऐसे बाहर की ओर एफ डैश फोर्स लगाती है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो फोर्स है वो एफ डैश है। तो आपकी फिंगर्स से स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगा वो स्प्रिंग के लिए एक्सटर्नल फोर्स था, यानी कि एफ जो है वो स्प्रिंग के लिए एक्सटर्नल फोर्स था। अब स्प्रिंग जो ऐसे खुलने के लिए इस तरफ आपको फोर्स लगाती है, वो आपके लिए स्प्रिंग से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है, और इसको मैंने यहां पे एफ डैश नाम दिया है। अब ये जो एफ डैश है और ये एफ है, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। यहां पे फोर्स बाय अर्थ एंड फोर्स ऑन अर्थ, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, ये है अर्थ और ये है कोई अदर बॉडी, ठीक है। अब आप जानते हो कि इस बॉडी को अर्थ की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मैं ये फोर्स ऐसे दिखा भी देता हूं इस तरह से, ठीक है। ये जो फोर्स है ये बॉडी के लिए एक्सटर्नल फोर्स है जो कि अर्थ लगा रही है। इसको मैं नाम दे देता हूं एफ। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिर्फ अर्थ ही बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है? क्या बॉडी अर्थ को अपनी ओर नहीं खींचता है? आंसर है बिल्कुल खींचता है। मैं ये फोर्स भी बताना चाहूंगा। यहां पे अर्थ से बॉडी की ओर ऐसे फोर्स लगता है। मैं जरा इसको करेक्ट कर लेता हूं इस तरह से। चलिए, तो ये जो फोर्स है ये अर्थ के ऊपर लग रहा है। वैसे अर्थ के सेंटर के ऊपर लग रहा है ऐसा कहना चाहिए, या फिर सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रहा है ऐसा कहना चाहिए। तो ये फोर्स बॉडी के द्वारा लग रहा है लेकिन अर्थ के ऊपर लग रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूं एफ डैश। यहां पे ये दोनों ही फोर्स हमेशा सेम होते हैं, यानी कि अर्थ ने बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया वो और बॉडी ने अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगाया वो, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं।
ये दोनों ही जो केस हमने देखे, इन दोनों ही केस में हम नोट डाउन कर लेते हैं कि F इज ऑलवेज इक्वल टू F डैश। F इज इक्वल टू F डैश, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो, और उसी वक्त दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे जो फोर्स लगाता है वो, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, राइट। आप कहोगे कि अर्थ के केस में ऐसा तो कहां दिखता है, मीन्स के आपने ऐसा तो देखा है कि भाई बॉडी जो है, ऐसे कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट वो अर्थ की ओर खींचा चला रहा है, ये तो आपने देखा है। लेकिन ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि भाई ये बॉडी अर्थ को खींच रही है और अर्थ बॉडी की ओर जा रही है। ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। आप टेरेस पे से एक बॉल को नीचे छोड़ दीजिए तो हमेशा बॉल नीचे की ओर जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि अर्थ बॉल की ओर आ रही हो? नहीं हुआ। बट ऐसा होने की वजह यह है कि अर्थ का मास इस बॉडी से बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से हमेशा बॉडी ही खींच के अर्थ की ओर आती है, कभी बॉडी की ओर अर्थ खींच के ऐसे नहीं जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप सन और अर्थ की बात कर रहे हैं तो आप जानते हो कि ऐसे में अर्थ खींच के सन की ओर चली जाएगी। इनफैक्ट अर्थ को कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सन से, इसीलिए तो सन के आसपास अर्थ घूम रही है। तो सन और अर्थ के केस में अर्थ हमेशा खींच के सन की ओर जाएगी। इसका रीजन यह है कि अर्थ से सन बहुत ही बड़ा है। यहां पे बॉडी से बड़ी है अर्थ और अर्थ से बड़ा है सन, इसलिए हमेशा आपको मोशन, जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास कम होता है, उसकी मोशन आपको देखने को मिलती है। बड़े ऑब्जेक्ट की मोशन आपको आमतौर पे नहीं देखने को मिलेगी, या फिर देखने को मिलेगी तो भी बहुत ही कम होगी। तो बच्चों, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें एक बात सीखने को मिल रही है कि फोर्स कभी भी सिंगल नहीं होता। अब देख रहे हो, ये F और F डैश दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ F प्रोड्यूस हो, F डैश ना प्रोड्यूस हो, यानी कि सिर्फ अर्थ को बॉडी खींचे लेकिन बॉडी अर्थ को ना खींचे, या फिर स्प्रिंग के केस में सिर्फ आप स्प्रिंग को फोर्स लगाओ लेकिन स्प्रिंग आपको फोर्स ना लगे। ऐसा नहीं हो सकता। फोर्स हमेशा पैर में ही होता है। आप देख पा रहे हो कि ये फोर्स हमेशा पैर में ही होता है। इतना ही नहीं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। हमने लिखा है यहाँ पे F इक्वल टू F डैश, और इन दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट ही होती है। तो इसपे से हम एक स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, थस फोर्स इज नेवर सिंगल। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फोर्स इज नेवर सिंगल, मैं यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं। थस फोर्स इज नेवर सिंगल। फोर्स इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज एंड सो फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर। देखिए, फोर्स जो है वो हमेशा कोई दो बॉडी का म्यूचुअल इंटरेक्शन का रिजल्ट है। आप किसी टेबल के ऊपर फोर्स लगाते हो तो आप और टेबल, इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ, तो इस वजह से फोर्स हमेशा पेयर में ही होता है। फोर्स कभी भी सिंगल नहीं हो सकता। अब इसी बेस पे से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ये रहा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, to every action there is always equal and opposite reaction। हमेशा किसी भी एक्शन, यानी कि एक्शन फोर्स के सामने आपको रिएक्शन फोर्स भी मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये लाइन फिर से सुन लो, टू एवरी एक्शन देयर इज ए ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इस लॉ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। नंबर 1, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर नथिंग बट फोर्स। यहां पे जो हम एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो फोर्स है। और इसमें भी एक और चीज समझने लायक कि आप किसी भी फोर्स को एक्शन और किसी भी फोर्स को रिएक्शन कह सकते हो। देखिए, जैसे कि ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी, और इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, सपोज कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो ए के ऊपर लग रहा है लेकिन बी की वजह से लग रहा है, तो मैं इसको नाम दे सकता हूं एफ ए बी, राइट। और ये जो फोर्स लग रहा है ये वाला, ये बी के ऊपर लग रहा है और ए की वजह से लग रहा है, तो मैं इसे नाम दे सकता हूं एफ बी ए, राइट। अब
एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, राइट। मैं इसको ज़्यादा स्पेसिफिक करने के लिए वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूँ। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी कि एफ ए बी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एफ बी ए है, और दूसरा यहाँ पे इक्वल साइन आ रही है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो जाएगा, राइट। तो एक चीज ये मिल रही है। अब मैं आपको ये कहना चाहता था कि अगर आप एफ ए बी को एक्शन कह दो, यानी कि एक्शन फोर्स कह दो, तो एफ बी ए वो रिएक्शन हो जाएगा, राइट। लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई इसको ही एक्शन कहना है, इसको ही रिएक्शन कहना है। आप अगर एफ ए बी को रिएक्शन कह दो और एफ बी ए को एक्शन कह दो तो भी ये गलत नहीं है। दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में किसी भी एक फोर्स को आप एक्शन कह सकते हो और दूसरे को रिएक्शन कह सकते हो, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर नथिंग बट फोर्स, बट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और किसी को भी आप एक्शन या किसी को भी आप रिएक्शन कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके लिए मैं थोड़ी सी स्पेस यहां पे क्रिएट कर लेता हूं। देखिए, एक्शन और रिएक्शन के बारे में अब एक और चीज हम देखने वाले हैं, और वो ये है कि यहां पे एक्शन के बाद रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, ये दोनों साथ ही प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ अकर्स टुगेदर एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, नॉट वन बाय वन। मीन्स वेक्टर एफ ए बी एंड वेक्टर एफ बी ए बोथ एक्ट एट द सेम टाइम। इसे समझना चाहिए आपको। देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक्शन की वजह से रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है, ऐसा नहीं है, या फिर रिएक्शन की वजह से एक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्शन और रिएक्शन दोनों ही एक ही साथ प्रोड्यूस होते हैं, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, और सेम मैग्नीट्यूड भी रहता है। अगर आप एक्शन बढ़ाते जाते हो तो रिएक्शन भी उसके साथ बढ़ता जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो जब आप थप्पड़ मारते हो तो सामने वाले के गाल के ऊपर एक्शन लगा, लेकिन उसके गाल से आपके हाथों के ऊपर रिएक्शन भी उसी वक्त लग जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे हाथों की जो स्किन है वो थिक होने की वजह से हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता, जबकि गाल की स्किन है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए गालों पे हमें ये थप्पड़ महसूस होता है। लेकिन दरअसल जिस वक्त आपने थप्पड़ मारा उसी वक्त एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये बारी बारी प्रोड्यूस नहीं होते। समझ आ रहा है? तो एक्शन और रिएक्शन बोथ अकर टुगेदर एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। इस तरह से एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, नॉट ऑन द सेम बॉडी। सो इन ए मोशन ऑफ ए बॉडी एनी वन ऑफ द फोर्स इज रिलेवेंट। जरा इसको समझिए। देखिए, यहां पे ये लेफ्ट साइड की फिगर देखिए, इसको आप सपोज की रिएक्शन कह रहे हो और इसको आप एक्शन कह रहे हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक्शन जो है वो बी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है, जबकि रिएक्शन ए बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई एक्शन और रिएक्शन दोनों ही एक ही बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है। इसलिए हम इसे ऐड करके जीरो नहीं बता सकते। हम जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है और सेम मैग्नीट्यूड की होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी बॉडी के लिए एक्शन और रिएक्शन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे कभी नहीं लग रहे होते। जैसे कि गन में से बुलेट फायर होती है तो एक्शन बुलेट के ऊपर लगता है तो रिएक्शन गन के ऊपर लगती है, राइट। तो ऐसे तो देखा जाए कि भाई एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड है, तो दोनों को ऐड कर दे तो जीरो हो जाएगा, है ना, नल वेक्टर आ जाएगा। तो ऐसे में तो कोई मोशन हो ही नहीं सकती। बट बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों हमेशा अपोजिट होती हैं, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर होती हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक्शन बुलेट के ऊपर लग रही है तो रिएक्शन ये गन के ऊपर लगेगी। तो बुलेट की मोशन किसी एक ही फोर्स से कंसीडर की जाएगी। बुलेट की मोशन यहाँ पे सिर्फ एक्शन की वजह से हुई है ऐसा कंसीडर किया जाएगा, और उस तरह से बुलेट की मोशन को समझाया जाएगा,
वैसे हम अगर किसी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स पे लगने वाले इंटरनल फोर्सेस की बात करें, देखिए यहाँ पे पार्टिकल यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गए, और इंटरनल फोर्स यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में या फिर दो एटम के बीच में जो फोर्स लगता है वो, उस इंटरनल फोर्स की अगर हम बात करें तो इस इंटरनल फोर्स की वजह से किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर आपको फोर्सेस की ऐसी पेयर मिल जाएगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो और सेम मैग्नीट्यूड में हो। तो इन दोनों फोर्स को आप ऐड करके उसे जीरो कह सकते हो, नल वेक्टर कह सकते हो। और इस वजह से किसी भी बॉडी के अंदर लगने वाले सभी इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है, राइट। चलिए अब देखते हैं एक नया टॉपिक, रादर एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है इम्पल्स। ये इम्पल्स या फिर इम्पल्स ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ये क्या है समझिए। देखिए डे टू डे लाइफ में हम बहुत ही ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन उसका जो टाइम इंटरवल है बहुत ही छोटा होता है। कभी कभी तो ये टाइम इंटरवल मेजरेबल भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। मीन्स जैसे कि एक बॉल को आपने बैट से फटकारा, तो ऐसे में बॉल और बैट का जो कांटेक्ट टाइम है वो आप समझिए बहुत ही छोटा होता है, राइट। यानी कि उस टाइम तक ही बॉल को बैट से फोर्स लगाए, तो बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए बैट से बॉल को फोर्स लगता है और फिर भी बॉल की पूरी डायरेक्शन बदल जाती है, उसकी वेलोसिटी भी बदल जाती है, राइट। तो यहाँ पे दरअसल फोर्स की जगह पे इम्पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल इम्पल्स से होता है। देखिए इम्पल्स की डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम, टाइम कौन सा, ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब तक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो टाइम, इज नॉन एज इम्पल्स। आई रिपीट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नॉन एज इम्पल्स। इस डेफिनेशन पे से इसका इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो मैं इसे लिख सकता हूं F इंटू डी टी, या फिर कह दें डेल्टा टी, ठीक है। अब ये F इंटू डेल्टा टी यानी कि क्या हो जाता है, डेल्टा P हो जाता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज एज पर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने देखा सेकंड लॉ में कि F इजकल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T आप लिख सकते हो, तो इसमें से F डेल्टा T यानी हो गया डेल्टा P। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट बात मिल रही है आपको कि डेल्टा P यानी क्या, चेंज इन मोमेंटम, राइट, चेंज इन मोमेंटम। तो ये एक बात आप खास तौर पे याद रखिएगा कि इंपल्स हमेशा कितना होता है, इंपल्स हमेशा होता है चेंज इन मोमेंटम जितना, मोमेंटम में जितना चेंज ज्यादा उतना इंपल्स ज्यादा। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक बैट्समैन अपनी ओर आते हुए बॉल को ऑलमोस्ट उसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बॉलर की ओर मार देता है, ठीक है। तो इसमें क्या बदला है सोचिए, मैंने कहा कि जिस स्पीड से बॉल आ रही थी ऑलमोस्ट उसी स्पीड से भेजिए, तो यहाँ पे बॉल की स्पीड नहीं बदल रही है, यानी कि बॉल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है, लेकिन आप समझिए यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ज्यादा बदल रही है, क्योंकि पूरा 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। समझिए बॉल बैट्समैन की ओर आ रही है और फिर बैट्समैन उसे मार के बॉलर की ओर जाने देता है, यानी कि बॉल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है पूरी 180 डिग्री बदल दी, या फिर कहें कि बॉल की मोमेंटम की जो डायरेक्शन है पूरी 180 डिग्री बदल दी है। तो ये भी चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाता है, सिर्फ डायरेक्शन बदले तो भी चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, राइट। तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम लाने के लिए आपको इंपल्स देना पड़ता है, जितना इंपल्स ज्यादा उतना चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा, और वाइस वर्सा, जितना इंपल्स ज्यादा उतना चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा रहेगा। अब इसे समझने के लिए आप सोचिए कि बैट्समैन को 6 मारनी है,
इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। बॉल बैट्समैन की ओर आ रहा है तो उसे एक तो डायरेक्शन बदल के मारना है और दूसरा कि सिक्स मारनी है तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, यानी कि जो फाइनल मोमेंटम होगा बॉल का वो बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी जाके बॉल को सिक्स लग सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम एंड चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम दोनों ही हो रहे हैं, यानी कि मोमेंटम की डायरेक्शन और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों ही बदल रहे हैं। तो ये इंपल्स सबसे ज्यादा इंपल्स होगा, ठीक है। तो इसके लिए यानी कि ज्यादा इंपल्स प्रोड्यूस करने के लिए इस इक्वेशन पे से ही हमें दिख रहा है कि हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम फोर्स बढ़ा दें, यानी कि बैट्समैन जो फोर्स बैट के ऊपर लगाता है वो बढ़ा दे, या फिर वो टाइम इंटरवल बढ़ा दे। कौन सा टाइम इंटरवल? जब तक फोर्स लग रहा है तब तक का जो टाइम है वो बढ़ा दे। और ये टाइम बढ़ाना ही आसान काम है, क्योंकि अगर हम फोर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसकी कोई लिमिटेशन आ सकती है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें फोर्स की एक लिमिटेशन आ जाती है, तो इस तरह से यहाँ पे बैट्समैन के द्वारा लगने वाले फोर्स की एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा वो फोर्स नहीं लगा सकता। लेकिन वो टाइम इंटरवल बढ़ा सकता है, यानी कि वो बॉल को इस तरह से मारे ताकि बॉल बैट के ऊपर ज़्यादा टाइम तक टिके, तब तक उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा हो। ऐसा करने के लिए आपने देखा होगा कि बैट्समैन अपने बैट को घुमाता है, मीन्स बॉल बैट के ऊपर आ जाने के बाद भी वो बॉल के साथ बैट को जोर से घुमाता है। तो इससे क्या होता है कि जो टाइम इंटरवल है, फोर्स लगने का जो टाइम इंटरवल है बॉल के ऊपर, वो बढ़ जाता है। तो ऐसे एफ डेल्टा टी बढ़ जाता है, यानी कि इंपल्स बढ़ जाता है। अब इंपल्स बढ़ गया है तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, यानी कि बॉल में जो मोमेंटम का चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, तो फिर फाइनल मोमेंटम भी बहुत ही ज़्यादा होगा, और तो ही बॉल सीधी बाउंड्री के दूसरे छोर पे जाके गिरेगी, यानी कि बॉल को सिक्स लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर फोर्स बहुत ही ज़्यादा है और टाइम इंटरवल बहुत ही कम है तो ऐसे में इस तरह के फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। टाइम इंटरवल छोटा हो और फोर्स बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स। ये इंपल्स वर्ड पे से ही आया है, इंपल्सिव फोर्स। अच्छा, अब इस इंपल्स का यूनिट देख लेते हैं हम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सोचिए। देखिए, ये है फोर्स इनटू टाइम, यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूटन इनटू सेकंड। तो न्यूटन सेकंड ये इंपल्स का यूनिट है। वैसे क्योंकि इंपल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम सेम है तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड चेंज ऑफ मोमेंटम का भी यूनिट है, तो फिर मोमेंटम का भी यूनिट होगा। और अगर ये मोमेंटम है तो आप कह सकते हो कि न्यूटन सेकंड का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, जो कि दरअसल मोमेंटम का यूनिट है। लेकिन ये दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। अब जरा इंपल्स के सिंबल के बारे में बात कर लें। इसका सिंबल वैसे कभी आई लिखा जाता है और कभी जे भी लिखा जाता है, कैपिटल जे। इंपल्स के लिए कैपिटल आई या फिर कैपिटल जे सिंबल को यूज किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, ये था पूरा डिस्कशन इंपल्स के लिए और न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद के लेक्चर में हम जो एग्जाम्पल हमने अभी छोड़ दिए हैं, एग्जाम्पल 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5, इसको सॉल्व करेंगे।